मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और मानव जांच ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आने के बाद देश और प्रदेश में सतर्कता बढ़ी। वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं एम्स गोरखपुर, खाद कारखाना और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का करेंगे उद्घाटन। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है आज। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर दी जा रही है बाबा साहब को श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब जिलों के समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शुभारंभ किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में उप स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कोई भी योजनाएं सुदूर क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाती हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं और मानव जांच ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का भी लोकार्पण किया। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य और टीकाकरण सेवाओं में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली ANM को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को और उसमें बेहतर सुधार को लेकर के जिस अभियान का हिस्सा बना रहा है उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। आजादी के बाद 74 वर्ष लगे 20,000 सब सेंटर खोलने में, और आज प्रदेश सरकार एक साथ 5,000 केंद्र अतिरिक्त खोल रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान है। मैं इसके लिए उन सभी केंद्रों से जुड़ी हुई उस जनता जनार्दन को जिनको ये सुविधाएं प्राप्त होंगी उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के अंदर हमारी टीम ने जो बेहतरीन कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, सचमुच उसके लिए हेल्थ वर्कर्स और खासतौर पर जो हमारी ANM है, आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, इन सब ने जो बेहतरीन कार्य किया है, मैं उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने, नीति आयोग ने विभिन्न राज्यों के डाटा जारी किए हैं जो हेल्थ के सेक्टर में राज्यों ने क्या उपलब्धि हासिल की है। उसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन विगत 4-5 वर्षों के अंदर किया है। संस्थागत प्रसव हो, उत्तर प्रदेश ने बहुत लंबी छलांग इसमें लगाई है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने में काफी हद तक उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच रविवार को दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 ओमिक्रॉन मामले आने के बाद देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 21 मामलों का पता चला है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार और ज्यादा सजग नजर आ रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में काफी तेजी आई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी और सीएचसी में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाएं। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है और इसी को आधार बनाकर मुख्यमंत्री ने नई रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के लिए समिति की रिपोर्ट के बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया जाए। टीकाकरण, सर्विलांस, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर प्रशासन सभी स्थानों पर जोर दे। सात दिसंबर की तारीख उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में खाद की फैक्ट्री एम्स गोरखपुर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को कई सौगातें दे चुके हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार में लगातार तेजी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 26 साल से बंद खाद फैक्ट्री एक बार फिर से उत्पादन के लिए तैयार है। इस प्लांट की क्षमता तकरीबन 13 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की है। गोरखपुर का यह खाद कारखाना राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया था, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए यह सपना साकार हो सकेगा। उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर पड़ा। रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विराम लगा। तकरीबन 600 एकड़ में फैला ये खाद कारखाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये कारखाना 8,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहां पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। गोरखपुर एम्स भी जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 1,000 करोड़ की लागत से गोरखपुर का एम्स तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एम्स का भी शुभारंभ करेंगे। एम्स गोरखपुर से पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ की ड्रेनेज पॉपुलेशन जो है वो बिहार से आती है, नेपाल से आती है और लोकल गोरखपुर के सारे जिलों से आती है। तो तकरीबन अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से तो 1 से 2,500 की डेली ओपीडी होती है हमारी, और पीक सीजन में 5,000 तक चली जाती है। हम एम्स की टीम की तरफ से आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में भी हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और बहुत कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की जनता को स्वास्थ्य से संबंधित सारे लाभ दें। गोरखपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीएमआर के क्षेत्रीय सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। तकरीबन 36 करोड़ की क्षमता से बना यह सेंटर गंभीर रोगों की जांच के मामले में विश्व स्तर का होगा। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है पूर्वांचल के लिए, और निश्चित रूप से इसके लिए पूरा पूर्वांचल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति कृतज्ञ है। और एक क्षेत्र के लिए, खेती के लिए तो अपनी बात है, लेकिन रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा। फर्टिलाइजर खुल जाने से अब हर किसान को बड़े ही आसानी के तरीके से और ये खाद मिलती रहेगी। अब पूरे देश को यहाँ से भेजा जाएगा।
बहुत दिन से प्रतीक्षित था, जब कि यहाँ से लोग भाग के लखनऊ दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कम पैसे में अपना बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकता है। एम्स का और फर्टिलाइजर के यहाँ शुभारंभ होने से पूरे पूर्वांचल में एक हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत सालों से बंद कारखाना पुनः चल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इतनी सुधि ली। कितने बेरोजगार थे जिन्हें रोजगार मिलेगा, और एम्स भी उद्घाटन हो रहा है साथ साथ में, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी था। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद कारखाने और एम्स का उद्घाटन 7 दिसंबर को किया जाएगा। इस्पात कारखाने और इसके शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। किसानों को किफायती दामों पर खाद मिल सकेगी। इस खाद कारखाने से नीम कोटेड यूरिया सस्ते दर पर उपलब्ध होगी, जिससे उनकी उपज और आय बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एम्स में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने गोरखपुर में खाद कारखाने का उद्घाटन हो रहा है 7 तारीख को। उससे फायदा तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ के लोकल किसानों को, आसपास के किसानों को, पूर्वांचल के किसानों को सही रेट से और समय पे यूरिया की जो क्राइसिस चल रही है वो समय से मिलेगा और रेट से मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग का चक्कर नहीं रहेगा। और इसकी क्वालिटी भी एशिया में सबसे ऊंचा टावर है इसका, और इसकी क्वालिटी भी हर कंपनियों से बढ़िया है, सुपीरियर क्वालिटी का है। विकास तो होगा ही, लोगों को फायदा भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा समय से, और छोटे मोटे लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा। ये तो फायदा होगा गोरखपुर का। मोदी जी और योगी जी का अथक प्रयास के बाद आज FCI खुल पाया, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा। हालांकि इससे लोकल लोगों को नहीं बल्कि पूर्वांचल की केंद्र बिंदु बनेगी, जिससे लोगों को खाद पाने में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के 1 दिवसीय दौरे पर कल आयोजित कार्यक्रम में 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने संत बाबा कीनाराम का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सवारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक राइस चंदौली की एक नई पहचान बनकर उभरा है। चंदौली के 2400 किसानों के द्वारा ब्लैक राइस की खेती की जा रही है। खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदेश सरकार ने दिया है। चंदौली भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिस जनपद के किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से खाद्यान्न उत्पादन का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ब्लैक राइस 3 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होता था, लेकिन आज यहां के 2400 किसान 2100 हेक्टेयर भूमि पर ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं और उसको यहां से एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित करके इस खाद्यान्न उत्पादन में इस जनपद को देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, ये केवल अन्न ही नहीं दिया जा रहा है, गरीबों के लिए आवास दिए जा रहे हैं। हर गरीब के घर में शौचालय बनाए गए, हर गरीब को बिजली के फ्री कनेक्शन दिए गए, रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर वर्ष उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। और विकास की योजना को जोड़ते हुए हर एक व्यक्ति के विकास के क्षेत्र में विकास के माध्यम से उसके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जा रहा है।
भारतीय संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके प्रदेश के अनेक स्थानों पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। उन्होंने आज ही के दिन 1956 में अंतिम सांस ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास भारत सरकार स्मृति ईरानी ने नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के धर्म और मानवता का मार्ग प्रशस्त करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय का नाम भी भारत के शीर्ष विद्यालयों में आए, ऐसी उनकी मनोकामना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विद्यालय द्वारा समाज के कितने लोगों को संस्कारों से समृद्ध किया गया है। जो विद्यालय बच्चों के लिए धर्म और मानवता का मार्ग प्रशस्त करता है। मंच से ये कहना उचित होगा कि मैं अभिभूत हूं। कानपुर ने भारत के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इंगित किया है, लेकिन भारत में आज उन सभी उन्नत स्कूलों में से एक विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, ये नाम भी उस फहरिस्त में आए, इस मनोकामना को आज आप सबके सामने देश के सामने पेश करें। जनपद फतेहपुर के खजुआ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 1,51,000 दीपों को जलाकर अमर शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शिरकत की और अमर शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे अमर शहीद क्रांतिकारियों को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये हमारे आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है, जिसके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी अमर शहीद क्रांतिकारियों के त्याग बलिदान को जान सकेगी। आजादी के 75वें वर्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके पहले 2014 के पहले यहाँ कोई आया होगा तो ये कह सकता है कि वही बामन मिली है कि दूसरी है। आप देख रहे हैं जिस पेड़ में उनको फांसी की सजा दी गई थी, वो वृक्ष एक तरह से बिल्कुल सूख गया था, मृत प्राय हो गया था। पर्यटन विभाग से मैंने पैसा इशू करवाया और आप देख रहे हैं कि जो पेड़ बिल्कुल सूख चुका था वो आज फल दे रहा है और एक एक गुच्छे में 10-10 फल लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे आजादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही है, जिसमें अपने देश के आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का और ये नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगी कि हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको किस तरह से उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। तो मैं मानती हूँ कि शायद आजादी के बाद से इस स्थान में पहली बार इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ संघ परिवार और अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया गया है। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, जिसमें ये अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने रंगोली का कंपटीशन रखा है, जिसमें हम लोगों ने 56 रंगोलियां यहाँ बनवाई हैं, जिसमें 15 विद्यालय के बच्चों लोगों ने हिस्सा लिया है
और 1,52,000 दीपक जलाए गए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। यहाँ पे हमने 1,51,000 दिए जलवाए हैं और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली है, उनकी बलिदानी को हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। हाँ, हमें उनके द्वारा किए जा रहे कृत्यों को नहीं भूलना चाहिए और उनकी श्रद्धांजलि को हम आज नमन करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर भगवान बुद्ध का दर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर दान किया। बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों के साथ है। छात्रों की मांग को लेकर हमारी बात सरकार से चल रही है। कि तथागत गौतम बुद्ध के इस परिनिर्वाण स्थली का स्पर्श मात्र ही मेरे जीवन को धन्य कर गया है। आज ऐसा मुझे एहसास हो रहा है और इस पवित्र स्थल पे उनकी इस मूर्ति के दर्शन करके उनके बताए शांति और मानवता के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी मिलती है। अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी महात्मा बुद्ध की शरण में गए थे और हम सभी उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में लगे हुए हैं। 200 विधानसभा पर हमारे प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है, जिनकी देख रेख में संगठन की सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें पूरी तरीके से विश्वास भी है कि एक बार फिर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज मैदान में भाजपा की ओर से बाबा साहब के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी की सिद्धि विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार संविधान के तहत काम कर रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों वंचितों के उत्थान के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की दिक्कतें दूर करने का काम किया। भाजपा ने बाबा साहब को सही सम्मान दिया है। इसी के तहत पंचतीर्थ बनाए गए। इस दौरान बसपा के पूर्व जिला प्रभारी बबलू सहित सैकड़ों लोग भाजपा में शामिल हुए। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो किया है उनके बारे में बताना, कैसे शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने किन मूल मंत्रों को दिया है। उन्होंने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित हो, इसके बाद संघर्ष करो। ये तीनों मूल मंत्र उन्होंने इसलिए दिए थे कि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले इन पर पढ़िए। वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर कल ललितपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तालबेहट के राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में भारत रत्न से विभूषित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने आयोजित समारोह में प्रतिभावान बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में 31 मेडिकल कॉलेज देने पड़ाकारों द्वारा ओमिक्रॉन वायरस की तैयारी पर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन WHO के रिसर्च के अनुसार बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज दूसरे चरण में स्वीकृत हुए थे। जब आजादी से लेकर और 2016 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। 12 बताते हुए खुशी है 31 मेडिकल कॉलेज माननीय योगी जी की सरकार ने 7 मेडिकल कॉलेज का संचालन किया। 9 मेडिकल कॉलेज अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किए और 14 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास लगातार चल रहा है। 6 का हो चुका, 8 का इसी महीने हो रहा है और उनका निर्माण प्रारंभ हो गया। ये किसकी देन है? ये देन है आपके वोटर। जो आपने वोट दिया उसी का ये प्रतिफल है कि माननीय मोदी जी और योगी जी सत्ता में बैठे। आपके वोट की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल होने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरी तरीके से अक्षरशः निभाने के लिए दोनों लोग प्राणपण से जुटे हुए हैं। उनका अपना कोई निजी एजेंडा नहीं है। सुबह से शाम तक केवल एक ही एजेंडा है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को
उसकी आमदनी कैसे बेहतर हो और आम लोगों की सुविधाएं कैसे बढ़े। आजमगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आमजन अपनी बच्चियों के भविष्य और पढ़ाई के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा रहे हैं। आजमगढ़ के डाकघर के प्रवर अधीक्षक योगेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 10 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चियों का खाता खुलता है। इस योजना में 7.6% ब्याज मिलता है और इस खाते में 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने आए अमरीश यादव ने बताया कि इससे बच्ची की पढ़ाई और शादी आदि में मदद मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जो पूरे देश के लिए है, बच्चियों को बचाने के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री जी ने लाया है इस देश में। जब से ये आया है तब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव में जा करके सारे बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता खोल दें। अभी हम इस समय वर्तमान समय में हम लोग अभियान चला रहे हैं, घर घर जा करके जन जन से मिल करके सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए आह्वान कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चियां हैं उनका 10 वर्ष या उससे छोटी जितनी बच्चियां हैं उनका सुकन्या खाता खोला जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर पूरे भारत में विजय मशाल को ले जाया जा रहा है। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा के रविवार को मथुरा पहुंचने पर सैनिक कर्मियों और पूर्व सैनिकों ने भव्य स्वागत किया। विजय मशाल 7 दिनों तक मथुरा में रहेगी। उक्त स्वर्णिम विजय मशाल आगामी 16 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर संपन्न होगी। यह विजय मशाल गत 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा रवाना किए गए 4 स्वर्णिम विजय मशालों में से एक है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार के लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की अमृत महोत्सव यात्रा कन्नौज पहुंची। इस मौके पर मंत्रालय की टीम ने सुगंध और सरस विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे अगरबत्ती उद्योग, इत्र प्रोसेसिंग, सुगंधित और औषधीय पौधों के निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। टीम ने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने बताया कि वो जौनपुर जिले से आई हैं और कन्नौज के सुगंध और सरस विभाग में सुगंधीय औषधि, इत्र प्रोसेसिंग और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लेने आई हैं। यहां से प्रशिक्षण लेकर वो अपने गांव जाएंगी और इसकी खेती कर आत्मनिर्भर बनेगी। साथ ही गांव के अन्य महिलाओं को भी सिखाकर उनको भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जागरूक करेंगी। ये राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान है और केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित है और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार प्रसार के लिए ये रास्ता अपनाया है। और इस राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान में जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हो रही है उसमें यह है कि जनता के साथ, नागरिक के साथ और एमएसएमई से फ़ायदा उठाने वाले लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से। वो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं मेरे उम्र के यूथ को जाके ये बताऊं कि आप लोग दो अवसर लेके चलते हैं कि या तो हम सरकारी नौकरी करेंगे या थोड़े दिनों के बाद सरकारी में सक्सेस नहीं हुए तो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जनसंख्या का दौर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इससे क्या हो रहा है कि बहुत चुनिंदे लोग ही हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल पाती है और उसके बाद के जो बच जाते हैं वो मजबूरी में 10-15 हज़ार की नौकरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि आप इस मंत्रालय को समझिए जिसका नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, आप इस मंत्रालय को समझेंगे तब इसकी योजनाओं को समझ पाएंगे और इसमें पीएमईजीपी जो सबसे कम पैसे का लोन देती है कि आप अपना छोटा सा स्टार्टअप कर सके, सूक्ष्म स्टार्टअप कर सके। मैं महिला मेड सुपरवाइजर हूँ और मैं अपने जौनपुर जनपद से आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ इत्र और जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रही हूँ मैं इसका रोजगार वहाँ जाके फैलाऊँ, भारी से भारी महिलाओं को सिखाऊँ और उनको आगे बढ़ाऊँ। जो नारी में जो शक्ति है वो अपने आप को पहचाने, अपना रूप दर्शन करे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।